अ, हम शुरू करते हैं चैप्टर कक्षा 12। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विषय है भूगोल। तो उन 2016-17 में करीब 45,000 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत का विदेशों के साथ हो गया था। अच्छा, अब इसमें व्यापार में कुछ चेंजेस आए। जैसे पहले के समय में कृषि उत्पादक ज़्यादा थे, तो अब कृषि इत्यादि उत्पादकों का हिस्सा घट गया है और पेट्रोलियम जैसे उत्पादकों का इनकी इनमें जो है वृद्धि हुई है। और अयस्क यानी लोहा का अयस्क या अन्य धातुओं का अयस्क, खनिज वगैरह, इनका जो है व्यापार स्थिर रहा है, इसमें कोई परिवर्तन विशेष नहीं हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या ट्रेंड रहा है, तो भारत के जो कृषि उत्पादक हैं जैसे कॉफ़ी, काजू, दाल, ये जो परंपरागत कृषि उत्पाद हैं, इनके एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को बेचना, इनमें कमी आई है। हालांकि ताजे फल, समुद्री उत्पाद पता है ना, झींगा मछली मछली इत्यादि, और चीनी, इनके निर्यात में यानी जो हम विदेशों को बेच रहे हैं, तो इसमें वृद्धि आई है। तो ये क्यों आई है? क्योंकि जो है इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दूसरे देशों से, है ना। तो अगर वो कोई कॉफ़ी अगर वो सस्ते में बेच रहे होंगे, तो भारत से क्यों खरीदेंगे दूसरे देश, है ना। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश अगर सस्ता जूट बेच रहा होगा, तो भारत से क्यों खरीदेगा अमेरिका जूट या चाइना। तो ये चीज़ है इंटरनेशनल कंपटीशन। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत के विदेशी व्यापार में मणि, रत्न और आभूषण, इनकी जो है अच्छी खासी हिस्सेदारी है। हम ये चार्ट देखेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि कृषि उत्पाद में जो है मात्र 12% रहा है 2016-17 में, है ना। और खनिज भी मात्र 2% के करीब रहा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्मित वस्तुएं और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, तो ये जो है बड़ा हिस्सा रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स में, निर्यात में। अच्छा, हम ये तालिका देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आयात यानी इंपोर्ट्स यानी विदेशों से हम क्या खरीदते हैं। तो ज़्यादातर हम क्या खरीद रहे हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा हम खरीद रहे हैं ईंधन, है ना, करीब करीब 27%। और उसके बाद हम खरीद रहे हैं पूंजीगत वस्तुआं, 13%। तो ईंधन सबसे ज़्यादा है ना। उर्वरक 1.3% और खाद्य संबंधित वस्तुएं 6% करीब। अब ये पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, औजार इत्यादि, है ना, तो इनकी भी जो है अच्छी खासी परसेंटेज है। अब अगली तालिका में हम देखते हैं, तो आप देखिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए का तो हम सिर्फ पेट्रोल और पेट्रोलियम के अन्य पेट्रोलियम उत्पाद खरीद लेते हैं, करीब 6 लाख करोड़। और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हम मोती इत्यादि महत्वपूर्ण रत्न खरीदते हैं। और रसायन उत्पाद भी 1.5 लाख करोड़ ही के खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें डेटा याद नहीं करना है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। कितने लाख करोड़ क्या खरीदते हैं ये कभी नहीं आता एग्जाम में, है ना। पर मैं आपको सिर्फ आइडिया लगे इसलिए स्किप करते हुए पढ़ाता जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं खुद हाईलाइट करूँगा। अब ये अगली तालिका, भारत कौन से देश से सबसे ज़्यादा आयात करता है, देखो करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का सामान यूरोप के देशों से खरीदता है ना। और करीब 2 लाख करोड़ का सामान उत्तरी अमेरिका, वैसे अगर हटा दें इनको तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें, उत्तरी अमेरिका में मेनली अमेरिका ही है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता कैसे है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्र और वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है। भाई देखो, जहाज से हम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। एक जहाज जो है एक शहर के बराबर बड़ा होता है, उसमें हम बड़ी आसानी से सामान दूसरे देशों में पहुंचा सकते हैं, ला सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट से तो जा ही नहीं सकते, 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर दूर तक रोड ट्रांसपोर्ट, बीच में कई पहाड़ियाँ भी होती हैं, संभव ही नहीं है। वायु ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा पड़ता है, तो मैक्सिमम जो है जहाज़ों से होता है। और अगर कोई प्रश्न आता है कि व्यापार किससे होता है भारत का मैक्सिमम,
तो जहाज और वायु मार्गों से संचालित होता है ना। ठीक है, और सबसे बड़ा जो रोल अगर कोई पूछे क्या प्ले करता है तो फिर समुद्री मार्ग, है ना। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग के द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से किया जाता है। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तो हमारे पड़ोसी है, तो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इनसे जो है सड़क मार्ग से हो जाता है ना, बहुत ही कम, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा। अब देखिए समुद्री पत्तन, पत्तन मतलब पोर्ट्स, जहां पर जहाज वगैरह माल ढोते हैं, समुद्र किनारे रुकते हैं, पोर्ट्स, है ना। जैसे बस स्टैंड का अड्डा बस अड्डा होता है ना, ऐसे ही हवाई हवाई जहाज का अड्डा हवाई अड्डा होता है ना, ऐसे ही जहाजों का अड्डा होता है पत्तन, पोर्ट्स, इंग्लिश में पोर्ट्स बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये हमें प्राकृतिक वरदान है, इतनी लंबी तट रेखा, यानी हमारे जो है बहुत सारे तट हैं, पोर्ट्स हैं, है ना। तो जहाज से हम बहुत ईजिली व्यापार कर सकते हैं विदेशों से। ठीक है, अच्छा, एक ट्रू और फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा में पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन है। तो कहाँ पे, कौन से तट पे अधिक पत्तन है भारत के? पश्चिमी तट। ठीक है ना, पश्चिमी तट कौन सा है? ये अपना गोवा, महाराष्ट्र और केरला वाला तट, है ना। और पूर्वी तट जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि के तट, इन पे कम है, इन पे कम पोर्ट्स हैं, है ना। पश्चिमी तट पे ज्यादा है। अब हम आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए मैपिंग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से मुश्किल से 2-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये देखें हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये कांदला है, ये पोर्ट से याद करना है ना। और ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये गल्फ ऑफ खंबाट है। तो गल्फ ऑफ खंबाट ये नीचे है, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ ऊपर है। कच्छ गल्फ मतलब आप समुद्र समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना, है ना, समुद्र ही समझो। गल्फ यानी खाड़ी, खाड़ी और समुद्र को एक ही मान के चलो अभी। तो ये जो है कच्छ की खाड़ी है, इसके बगल जस्ट में यहाँ पे कांदला का पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले पता है कराची का पोर्ट भारत में आता था, लेकिन कराची पाकिस्तान में चला गया, तो भैया हमें विदेशों से व्यापार करने के लिए दूसरा पोर्ट बनाना था। तो हमने जो है कराची के थोड़ी सी दूरी पे भारत में जो हिस्सा आ रहा है गुजरात में, कांदला, उसको हमने विकसित किया, है ना। अब जो नीचे जो है खंबात की खाड़ी है, जो मैं लाल कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, तो खंबात की खाड़ी, तो ये वाली नीचे है खंबात की खाड़ी, इसको भी आप कोड दे दो, खंबा नीचे है, खंबात की खाड़ी नीचे है और कच्छ की खाड़ी ऊपर है ना। अब मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आती है, मुंबई पोर्ट, है ना। और ये मारमगांव। तो देखो पोर्ट आपको बनाना कैसा है नक्शे में, वो मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से एक सर्किल बना देना या ट्रायंगल बना देना, लेकिन ध्यान रखना भारत की बाउंड्री समुद्र तट पे बनाना, अंदर मत बना देना। ये लाइन है ना भारत की, ये बाउंड्री लाइन इससे टच होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र पे होते हैं पोर्ट, समुद्र है ना। तो ये तीसरा जो है मंगलुरु, ये मंगलुरु मारमगांव, मंगलुरु ही कर्नाटक में है। और चौथा इंपॉर्टेंट पोर्ट ये कोच्चि है केरल का, और ये तमिलनाडु का टूटी कोरिन। अगला है चेन्नई तमिलनाडु का, और फिर ये विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम, और फिर ये उड़ीसा का पारादीप, और ये हल्दिया और कोलकाता एक दूसरे के पास हैं। ये सारे पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। यूँ समझ लें कि अपन ये इस चैप्टर में से ज़्यादातर चांसेस नक्शे के ही हैं, है ना। अब हम कैसे, देखो परीक्षा में नक्शा हमें खाली मिलता है, तो आप देखना कर्क रेखा के बिल्कुल थोड़े से ऊंचाई पे गुजरात में कांदला है ना, ये है, यहाँ पे आप कांदला बनाना कर्क रेखा थोड़ी, ठीक है ना। और मुंबई और पारादीप जो है एक सीधी सी लाइन में है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे है तो इतना चल जाता है ना। तो मुंबई और पारादीप की लोकेशन आप इस तरह से ध्यान रखना, पारादीप और मुंबई में से किसी एक की लोकेशन याद कर लो, उसकी विपरीत दिशा में दूसरा लगा देना, है ना। तो आप ध्यान रखना कि ये जो भारत का हिस्सा है ना, ये बाहर निकला है, इसके थोड़े से नीचे ये मुंबई, ठीक है। अच्छा, मर्मगांव को कैसे याद करना है, जब भी आप देख लो कि जो है ये भारत का ये वाला हिस्सा है ना, भारत का जो हिस्सा नीचे का मुड़ा हुआ है, गुलाबी कलर से मैंने पिंक कलर से किया है, तो इसकी बिल्कुल सीधाई में अपन जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये मर्मगांव लग जाएगा, ठीक है ना। और बेंगलुरु और चेन्नई
जो नीचे जो रोकना, बेंगलुरु और चेन्नई जो है ये भी लगभग लगभग एक सिराई में ही है ना। इनमें से एक किसी एक की लोकेशन याद कर लो, दूसरी कर लेना, है ना। और ये कोच्चि जो है ये भारत का नीचे का हिस्सा फिर से मुड़ा है, उसकी सिराई में कोच्चि है और नीचे की तरफ ये टूटी कोरिन है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम को तो आप प्रैक्टिस ही कर लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं विशाखापट्टनम और मुंबई पे। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण पोर्ट है, सबसे बड़ा स्थलबद्ध पोर्ट है ना। उड़ीसा का पारादीप, और फिर ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता ऊपर और हल्दिया नीचे। तो ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पोर्ट्स, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब आप इसको देख लें अच्छे से नक्शे को, और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बना के कीजिएगा इसको प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जो वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पत्तन है, ठीक है, और 200 छोटे या मंझले पत्तन है। तो जो 12 जो प्रमुख पत्तन है यानी मुख्य पोर्ट्स हैं, जहां से शिप्स जो होती हैं, जहाज जो होते हैं दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, तो 12 प्रमुख जो पत्तन है उनको कंट्रोल कौन करता है? केंद्र सरकार। और जो छोटे पत्तन है 200 की संख्या के छोटे छोटे से पोर्ट्स हैं, है ना, उनको कंट्रोल कौन करता है? राज्य सरकार। तो ये भी जो है 1 मार्क में आ सकता है, याद रखना है हमें। अब देखिए कि हमारा जो 1947 में देश का विभाजन हुआ, तो देश के विभाजन के बाद जो है आपका कराची पत्तन जो है पाकिस्तान में चला गया, और चिट्टगांव नाम का पत्तन जो है बांग्लादेश में चला गया, है ना। तो भैया हमारे जो पोर्ट्स, 2 पोर्ट्स कम हो गए। अब हम जहाज़ों से व्यापार करते थे पोर्ट से, तो हमने क्या करा कि कराची से थोड़ी दूर गुजरात में कांडला, कांडला है ना, नक्शे में बताया था मैंने, मार्क करवाया था, पश्चिम में जो है हमने कांडला नाम का एक नया पत्तन विकसित किया, बनाया उसको, है ना। और अब ये तो पश्चिम दिशा में हो गया, लेकिन देखो आधा हिस्सा पाकिस्तान का, हमारा मतलब बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया था, और एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के रूप में है आज के समय में, है ना। तो दोनों तरफ से भारत के ये जो है कुछ हिस्से चले गए थे। तो अब बांग्लादेश में हमारा चिटगांव चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चिटगांव चला गया। तो वहां पे उसके पास में जो कोलकाता नाम का शहर है, उसके पास में डायमंड हार्बर का हमने विकास किया, है ना। हुगली नदी पर कोलकाता के पास, कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ, है ना। तो ये 2 पोर्ट्स हमने डेवलप किए अपने जो है नुकसान को कवर करने के लिए। अब देखिए, कच्ची की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित गुजरात में कांडला पोर्ट्स या कांडला पत्तन, इसको देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों की जरूरत पूरा करने के लिए, पश्चिमी भाग यानी पाकिस्तान की तरफ वाला भाग, है ना। तो जैसे हमें अफ्रीका से व्यापार करना है, तो वो तो पश्चिम में है ना अफ्रीका, तो ये कांडला पोर्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोप से व्यापार करना है, कांडला पोर्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो मुंबई नाम का एक पोर्ट है, मुंबई पत्तन, तो वहां पर लोड ज्यादा हो रहा था, है ना। तो कांडला पट्टन क्या होगा, उस लोड को कम कर रहा है, तो कुछ शिप्स जो है वहां पर चली जाएंगी, तो एक ही पोर्ट पे ज्यादा दबाव नहीं रहेगा। तो मुंबई नाम के पोर्ट पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख पत्तन विकसित किया गया, है ना, कांडला पत्तन विकसित किया गया। और इससे क्या होता था, मेनली जो है क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम और उर्वरक, है ना, फर्टिलाइजर्स जो खेतों में डलते हैं, इन चीज़ों को विदेशों से मंगाने के लिए हमने डेवलप किया। तो ये जो है आपका गुजरात का कांडला पत्तन, इसको पूरा याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, देखिए मुंबई, ये एक प्राकृतिक पत्तन है ना, नेचुरल पोर्ट है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ये मतलब प्रकृति ने खुद ही, हमें ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, प्राकृतिक पत्तन है और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो अब प्रश्न आए कि भैया मुंबई कैसा पत्तन है, तो प्राकृतिक पत्तन है। देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, ये देश का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो वो मुंबई है। तो यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से और अफ्रीका से, इन देशों से व्यापार करना है, तो ये मुंबई हमारे लिए पास पड़ता है ना, क्योंकि ये भी पश्चिम की तरफ है और मुंबई पश्चिम का है। तो ये 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा, ये सब नहीं आता 20 किलोमीटर लंबा कितना, है ना। हमें याद रखना है प्राकृतिक पत्तन है, देश का सबसे बड़ा पत्तन है। और जो है भूमध्य सागर ये देश, उत्तरी अमेरिका और यूरोप इत्यादि से हमें व्यापार करने में ये मदद करता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या न्याहवा शेवा पत्तन। दोनों नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या न्याहवा शेवा। मुंबई के पास में ही है, मुंबई के पास में ही है, नया पत्तन बनाया गया, नया पोर्ट बनाया गया ताकि जहाज़ों का लोड जो है कम हो सके, है ना। ठीक है, जैसे अपने शहर में मान लो भोपाल में 2 बस स्टैंड है, एक पुराना नया, पहले एक ही था तो कितना लोड था, है ना। ऐसे ही बहुत सारी बसें कहाँ खड़ी होंगी। तो भाई सुविधा के लिए हमने जो है मुंबई पत्तन पे लोड कम करने के लिए उसके पास में ही एक और पत्तन बनाया, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या नाहवा शेवा पत्तन। ये मुंबई के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना मारमागांव पत्तन, गोवा का पत्तन है ये मारमागांव। तो जुआरी नदमुख के मुहाने पर, है ना, जुआरी नदी के मुख पर यानी मुहाने पर ये जो है मारमागांव पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये कैसा बंदरगाह है भैया, कैसा पोर्ट है या कैसा पत्तन है, ये जो है प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है ना। पोर्ट समझ रहे हैं ना, शिप्स वगैरह जहां से सामान लेके जाती हैं, शिप्स वगैरह जहां खड़ी होती हैं उन्हें पोर्ट कहते हैं, समुद्र के तट पे, है ना। तो ये प्राकृतिक पत्तन है, ये इंसान द्वारा नहीं बनाया, प्राकृतिक है। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पत्तन है वो है न्यू मंगलोर पत्तन, ये कर्नाटक में है। देखिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहा हूँ और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, अपने शब्दों को कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना, ताकि आप जो सुने याद हो। तो न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है, न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में स्थित है। तो ये भी लौह अयस्क इत्यादि की जो निर्यात एक्सपोर्ट्स को पूरा करने के लिए हेल्पफुल है ना। और ये जो है एक लौह अयस्क के अलावा फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, खेतों में यूज होते हैं उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, काफ़ी, चाय इत्यादि को जो है ये अपने जो है डील करता है, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन चीज़ों का करता है। न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पत्तन है, देखिए वेम्बानद कयाल यानी वेम्बानद झील, ये केरल की एक झील है वेम्बानद, है ना। इस झील को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। वेम्बानद कयाल या वेम्बानद झील को, केरल की वेम्बानद झील को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके मुहाने पर कौन सा पत्तन है, कोच्चि, कोच्चि पत्तन, ये प्राकृतिक पत्तन है ना। तो ये कोच्चि पत्तन जो है प्राकृतिक पत्तन है, वेम्बनाड झील पर है, केरला में है। तो ये केरल, दक्षिणी कर्नाटक या तमिलनाडु से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी हो तो ये हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पत्तन है वो है कोलकाता पत्तन। तो कोलकाता पत्तन, कोलकाता पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है, याद रखना हुगली नदी, है ना, बंगाल की खाड़ी से जो है 128 किलोमीटर अंदर स्थित है। और पहले ये ब्रिटिश राजधानी थी भारत की, तो इससे फिर किया जाता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। और तो कोलकाता पत्तन जो है इसकी उपयोगिता अब कम भी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके विशाखापट्टनम, पारादीप उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, और बांग्लादेश में ही कोलकाता पत्तन के पास ही हल्दिया नाम के पत्तन है। तो इनके कारण जो है कोलकाता पत्तन की जो उपयोगिता कम हो गई है, क्योंकि कोलकाता पत्तन में समस्या भी थी, हुगली नदी द्वारा जो वहाँ पे जो है गाद, है ना, उसको साफ करना पड़ता था, समुद्र से जोड़ने के लिए मार्ग को फिर से गहरा करना पड़ता था, तो बहुत समस्याएं होती थी उससे। तो अंग्रेजों के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कोलकाता पत्तन, है ना। तो अब उसके पास में ही दूसरा पत्तन जो है डेवलप हुआ था, उसका नाम है हल्दिया पत्तन। हल्दिया पत्तन ये कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर स्थित है, डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। और कोलकाता पत्तन पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट है पाराद्वीप पत्तन, तो ये उड़ीसा में है।
पारादीपत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। कौन से डेल्टा पर स्थित है? महानदी डेल्टा पर। इसका पोत आश्रय सबसे गहरा है जो भारी पोतों के निपटान के लिए। अब जो देखो बहुत गहरा है, यानी बड़े बड़े जो समुद्र के जहाज होते हैं ना, बहुत गहरे गहरे, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनके लिए भी ठीक है ना। तो यहाँ से बड़े पैमाने पर लोहा जो है, लोहा अयस्क, इसको हम दूसरे देशों में भेज पाते हैं, ठीक है ना। तो ये पारादीप पत्तन। और अगला है विशाखापट्टनम पत्तन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आंध्र प्रदेश में भू आबद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान और बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। तो देखो ये जो है समुद्र के द्वारा नहर से जोड़ा गया है, चट्टानों को काट के, है ना। तो ये स्थलबद्ध पत्तन है, इसके आसपास जमीन है, पूरी तरह से समुद्र से लगा हुआ, नेचुरल नहीं है ना। तो ये जो है स्थलबद्ध पत्तन है, नेचुरल भी नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है ना। इसको जो है चट्टानों और बालू को काट के बनाया गया और फिर एक बड़ी सी नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया। तो ये लोह अयस्क, पेट्रोलियम इत्यादि का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, है ना, बनाया गया आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि से जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पत्तन है चेन्नई पत्तन, पूर्वी तट पर स्थित। पूर्वी तट पर स्थित क्यों है भाई चेन्नई पत्तन? चेन्नई कहाँ का कैपिटल है? तमिलनाडु का, है ना। तो पूर्वी पत्तन में ये सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। अब ध्यान रखना भाई, ये एक कृत्रिम है ना, कृत्रिम पत्तन है। 1859 में इसको बनाया गया था, लेकिन ये बड़े बड़े जहाजों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि उथला जल है। उथला जल मतलब पानी गहरा नहीं है वहाँ समुद्र के किनारे, यहाँ पे तो बड़े बड़े जहाज नहीं आ पाते, है ना, ठीक है। तो अब देखो तमिलनाडु में एक नया पत्तन विकसित किया गया और उसका नाम है एन्नोर पत्तन। ये चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर है और चेन्नई पर दबाव कम करने के लिए बनाया गया। एक एग्जाम्पल दिया था ना मैंने कि भोपाल में एक पुराना बस स्टैंड है, एक नया बस स्टैंड ISBT बना, क्योंकि पहले इतनी सारी बसें वहाँ खड़ी नहीं हो पाती थी ओल्ड भोपाल में, है ना। ऐसे ही जो है ये चेन्नई पत्तन पे लोड कम करने के लिए उसके पास में एक नया पत्तन बनाया और वो एन्नोर पत्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है तूतीकोरिन पत्तन। तो ये भी जो है चेन्नई पत्तन पे दबाव कम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये इतने पत्तन हमें याद करने, नक्शे में इनकी डेफिनेशन जरूर देख लेना, कहाँ पे लोकेट करना है देखना जरूरी। अब नेक्स्ट है भाई हवाई अड्डे। तो देखो हमें विदेशों में कोई चीज़ जल्दी से पहुंचानी है, तो उन चीज़ों के लिए, है ना, जैसे खराब हो जाएंगे, अगर मान लो धीरे धीरे पहुंचेंगे तो खराब हो जाएंगे कुछ चीज़ें, तो उन्हें अगर दूसरे देशों में पहुंचाना है जल्दी से, तो वो हमें हवाई जहाज से पहुंचाना होगा। लेकिन ये क्या है ना, भारी चीज़ों को नहीं पहुंचा सकते। अब अपन सोचें हमें चाइना में लोहा भेजना है, लोहा अयस्क, तो हवाई जहाज से पहुंचाना संभव ही नहीं है ना। तो ये भारी चीज़ नहीं जा सकती, भारी चीज़ सिर्फ जहाज़ों से जाती है, शिप्स से, पत्तनों में जो है खड़े होते हैं जहाज वगैरह, शिप्स। तो हवाई जहाज से नहीं हो सकता, है ना। तो भारी वस्तुओं को वहन करने के लिए ये महंगा होता है और अनुपयुक्त होता है। तो ये इसका आप नेगेटिव लिख देना अगर इसके बारे में पूछे, है ना। ये काय के लिए यूजफुल है? सिर्फ लंबी दूरी वाले और बहुत ही महंगे आइटम, क्योंकि हवाई जहाज से कोई चीज़ पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है ना। तो जो खराब हो जाए और बहुत महंगे आइटम हो, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हवाई जहाज ठीक ठाक है, और जो हल्के आइटम है और बाकी नहीं, तो भारी और स्थूल चीज़ों के लिए बिल्कुल महंगा और यूजलेस है, अनुपयुक्त है ना। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका हवाई जहाज़ों का प्रयोग बहुत कम होता है, बहुत कम। तो देश के प्रमुख 25 हवाई अड्डे हैं, इनको आप प्लीज़ नक्शे में देख लीजिएगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि। अहमदाबाद गुजरात में है ना। बेंगलुरु कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु, दिल्ली तो इंडिया की कैपिटल है, गोवा, गोवा तो अपने आप में एक राज्य है, गुवाहाटी असम में। तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, नागपुर, कोयम्बतूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर, कन्नूर, ये सब जो है नक्शे में आप देख लीजिएगा, या फिर नक्शा में कराऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा ही कराऊंगा।